Good morning, ladies and gentlemen. Welcome back. Let us learn few more words of sentences. The sentences I've compiled from Ramayana. इन sentences को पहले मैं इनका सिनेरियो समझाऊंगा, वो कहानी समझाऊंगा, वो कहानी क्या है, वो सिनेरियो क्या है। और यहाँ पे एम उस वर्ड का सिर्फ मीनिंग याद करना नहीं है, वो एम वो क्या कन्वे करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। हर एक वर्ड के कई मतलब होते हैं, बट उसको धीरे धीरे करके हम सीखेंगे। उसका हर एक का एक एक मतलब मैं हर एक सेंटेंस में उनका अलग अलग सेंटेंस डालने की कोशिश करूंगा। और यहाँ पे ये देखेंगे कि किस भावना को, किस इमोशंस को यूज़ करने, किस प्रकट करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। और जब हम उसको सबकॉन्शियसली वो हमारे माइंड में जब बैठ जाएगा कि ये इस फीलिंग को जाहिर करने के लिए इस प्रकार का वर्ड इस्तेमाल होता है, ऐसे सेंटेंस इस्तेमाल होते हैं, तो उसको हम अपने नॉर्मल भाषा में भी इस्तेमाल कर पाएंगे जल्दी, बिना किसी रुकावट के। फर्स्ट सेंटेंस इज दैट दिस एप फॉर्म सीम्स टू बी सम कनिंग प्रिटेक्स्ट। तो यहाँ पे मेघनाथ और ये हनुमान का एक सीन है जिसमें मेघनाथ ये बोल रहे हैं कि भाई ये जो वानर का जो रूप है, ये लगता है कि कोई एक छल स्वरूप, एक इस तरीके का स्वरूप है जिसमें कि ये हमें हमारे हमें बेवकूफ़ बनाना चाह रहे हैं। तो ऑल्दो मैंने यहाँ पे ये जो आपको समझ वर्ड याद कराने के लिए जो जिस चीज़ को समझने के लिए डाला है वो है प्रीटेक्स्ट, बट बाकी चीज़ें भी हैं जो कि हम यहाँ से याद कर सकते हैं, जैसे सीम्स, कनिंग, प्रीटेक्स्ट। प्रीटेक्स्ट का मेजर मीनिंग होता है जैसे कभी किसी चीज़ का आप मतलब आप एक बहाना लेते हो, ठीक है, आप कोई रीज़न देते हो, कोई किसी चीज़ को करने का एक बहाना देते हो, वो इसका एक मोटा मोटा एक मीनिंग होता है प्रीटेक्स्ट का। तो ये यहाँ पे ये बोल रहा है कि ये जो वानर का जो रूप लिया हुआ है, ये एक प्रकार का ऐसा लग रहा है कि कोई प्रीटेक्स्ट है कि भाई आपने एक बहाना बनाया है, एक्चुअल में ये वो चीज़ नहीं है। ठीक है, जिस चीज़ के मतलब ये प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये लगता है, ये कह रहे हैं कि ये कोई देवताओं का कोई षड्यंत्र है, कोई भगवान का कोई षड्यंत्र है जिसमें कि इन्होंने ये वानर रूप दिखाया। हुई वानर के अंदर इतना ताकत, इतनी अकल, इतनी बुद्धि नहीं हो सकती। और कनिंग प्रीटेक्स्ट मतलब कुछ अक्लमंदी, कुछ चालाकी वाला कुछ प्रीटेक्स्ट है। ठीक है, कनिंग क्या होता है, जो कि चालाक, थोड़ा सा नेगेटिव सेंस में आता है, चालाकी से मतलब है और थोड़ा सा अक्लमंदी से मतलब है। सीम्स ऐसा लगता है। ठीक है, द नेक्स्ट सेंटेंस इज स्टूड फर्म एंड अनसोविंग। अब यहाँ पे अनसोविंग का मतलब मैंने बताने की कोशिश करना चाह रहा था। अनसोविंग कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ पे आप ये कहना चाहते हो कि कोई चीज़ अटल है, जहाँ पे कोई चीज़ आपको ये कहना हो कि भाई वो उसमें, चाहे वो भावना हो, चाहे वो काम करने का तरीका हो, चाहे कोई ऐसी चीज़ हो जो आपका थॉट प्रोसेस हो, आपके आइडियल्स हो, कोई भी एक ऐसी चीज़ जो कि परमानेंट है, जो कि हिलती अपने छोटी आपका कुछ भी, कुछ छोटी मोटी कठिनाई आने से, कोई दिक्कत आने से, कोई कष्ट आने से तुरंत चेंज नहीं हो जाती। और मोटा मोटा इसका मीनिंग ये आता है, उस सेंस को इस्तेमाल करने के लिए आता है जहाँ पे आप ये बताना चाहते हैं कि भी किसी का कैरेक्टर, किसी का नेचर, किसी का थॉट प्रोसेस इतना अटल है, इतना ऐसा उसको अपने आप में इतना कंट्रोल है कि उसको ऐसे चेंज नहीं हो सकता कि थोड़ी सी कठिनाई आ गई या थोड़ा सा किसी ने उसको बहलाने की कोशिश करी हो और वो चेंज हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे ये श्री राम की के जो रोल कर रहे हैं, जो इन्होंने पात्र जिन्होंने किया है, उनके ऊपर एक लाइन, कोई एक सिनेरियो था जिसमें उनके ऊपर ये लाइन कही हुई है कि उसने स्टूड फर्म एंड अनसोविंग, वो अटल रहे और अपने उससे हिले नहीं। देन इज फॉलन पिलर्स ऑफ गोल्ड रेवेज्ड बाय फायर। ये यहाँ पे मैंने आपको रेवेज्ड का मतलब बताने के लिए इस सेंटेंस को डाला है। और यहाँ पे विभीषण है, ये बता रहे हैं कि जो जो लंका थी सोने की, कहते हैं कि सोने की बनी हुई थी, तो ये कह रहे हैं कि उसके जो पिलर्स हैं, फॉलन पिलर्स ऑफ गोल्ड, एक भावात्मक है ये सेंटेंस कि भाई जो उसके सोने के बने हुए जो स्तंभ थे,
वो आग से क्या हो गए, विध्वंस कर दिए गए। तो रवेज का क्या मतलब है, जो कि चीज़ को विध्वंस कर दिया गया हो, जिसको ख़त्म कर दिया गया हो। जैसे कहीं किसी घर में आग लग गई हो, किसी चीज़ में कोई आग लग गई हो, कुछ तोड़ दिया गया हो बिल्कुल इस तरीके से कि उसको जला डाला हो, वहाँ के लिए। या कोई चीज़ किसी बुलडोजर से तोड़ दी है, कुछ भी ऐसी चीज़, कोई ऐसी चीज़ करी है जिससे कि कोई चीज़ वो टूट गई, ख़त्म कर दी गई है, तो वहाँ पे उसके लिए रेवेज्ड आता है कि उसको बिल्कुल ही एकदम तहस नहस कर दिया हो। अब यहाँ पे रेवेज्ड बाय फायर क्यों इस्तेमाल किया कि भाई आग के द्वारा उसको विध्वंस कर दिया गया। किसी और चीज़ के द्वारा हुआ होता, कोई और कोई कोई और चीज़, कोई और ऐसी कोई वस्तु उसके कारण हुआ होता, तो वहाँ पे उस चीज़ का इस्तेमाल होता। तो यहाँ पे क्या हुआ, फॉलन पिलर्स ऑफ गोल्ड रेवेज्ड बाय फायर। तो ये कह रहे हैं कि जो वो सोने के जो स्तंभ थे और उसका वो जो है आग से विध्वंस कर दिए गए। देन इज दैट्स व्हाई नन कुड सबड्यू हिम। अब सबड्यू वर्ड कहाँ कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके लिए मैंने यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करी है। ये जो मेघनाथ है, ये हनुमान की तारीफ करते हुए बोल रहे हैं कि भाई क्योंकि इसमें इतना, मतलब ये जाते हैं, युद्ध करते हैं, कई अस्त्र छोड़ते हैं, और किसी भी अस्त्र से इनको ये परास्त नहीं हो पाते हैं, फिर ये बाद में ब्रह्मास्त्र छोड़ते हैं। और जो हनुमान है वो उनकी दिखाया गया है कि भाई वो उनकी इज्जत के लिए वो उसमें बंध जाते हैं स्वयं ही। तो मेघनाथ जो है आके ये बता रहा है कि भाई मैंने इतनी लड़ाई करी, सारे अस्त्र छोड़े, ये किया वो किया, और उसके बाद भी ये बंदी नहीं बन पाया। मैंने आखिर में ब्रह्मास्त्र छोड़ा, तब जाके इसको बंदी बनाया है। तो वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि भाई इसमें इतनी ताकत थी, इसलिए जो इससे पहले, मेरे से पहले जितने भी क्षत्रिय, जितने भी वॉरियर गए इनके सेना के, वो क्यों इनको जाके इसको जाके परास्त नहीं कर पाए, इसको दबा नहीं पाए। तो अब मतलब क्या आया, किसी को परास्त नहीं कर पाए, दबा नहीं पाए, वो मतलब। और उस मतलब को के लिए इंग्लिश में वर्ड क्या इस्तेमाल हुआ, सबड्यू। दैट्स वाई नन, नन किस चीज के लिए, कोई भी नहीं, नन कुड कर पाया, कुड किसके लिए, कर पाया, ठीक है। सो नन कुड सबड्यू हिम, कोई भी उसको दबा नहीं पाया, कोई भी उसको सबड्यू नहीं कर पाया, कोई उसको ओवर मतलब पावर नहीं कर पाया, ठीक है। देन नेक्स्ट सेंटेंस इज inflamed by passion he has sacrificed a worthy अक्षय। अब ये अक्षय की माता है, वो अक्षय रावण का पुत्र है, वो जाता है लड़ाई करने के लिए और वो वहाँ पे शहीद हो जाता है। तो ये उसकी माँ आके रावण से विलाप कर रही है, उसको गुस्से में बोल रही है कि भाई तुम अपने मत में, अपने पैशन में, अपना जो भी तुम्हारे जो तुम चाहते हो करना, उसमें इतने ज़्यादा पागल हो गए हो, इतने ज़्यादा तुम्हारे पैशन ने तुम्हें इतना ज़्यादा उत्साहित कर दिया है कि तुम्हें, तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई है, ठीक है, तुम्हें समझ दिख नहीं रहा, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है क्या नहीं करना। तो एनफ्लेम्ड बाय पैशन क्या होता है, एनफ्लेम्ड किस चीज़ के लिए करते हैं, जो किसी चीज़ को और बढ़ा दे, उसकी जो उसकी कोई किसी चीज़ की इंटेंसिटी और बढ़ा दी जाए। तो यहाँ पे कह रही है कि एनफ्लेम्ड बाय पैशन, पैशन के द्वारा आपको आपका दिमाग इतना ज़्यादा वो एनफ्लेम, इतनी ज़्यादा इंटेंसिटी बढ़ गई है कि आपको समझ में नहीं आ रहा करना क्या है। एंड उसने क्या किया, उसको इस चक्कर में, क्योंकि उसका बुद्धि खराब हो गई है, अपने उसको दिख नहीं रहा है, उसकी आंखों में पर्दा आ गया है अपने पैशन का, अपने जो भी वो करना जो चाहता है, जो वो अचीव करना चाहता है ज़िंदगी में, उसके उसके आंखों में उसको समझ में नहीं आ रहा है, उसको सच्चाई नहीं दिख रही है। और उसने क्या किया, इस कारण से, इस उसकी कमज़ोरी के कारण उसने अपने जो एक अच्छा पुत्र था, जो कि काफ़ी ही स्ट्रॉन्ग एक वॉरियर था, उसको उसने सेक्रीफाइस कर दिया। सेक्रीफाइस का मतलब खो दिया, ठीक है। सेक्रीफाइस वर्दी, अच्छा, वर्दी किसके लिए होता है, अच्छा, अक्षय। देन इज व्हेन अ बीइंग इज हर्लिंग टुवर्ड्स डिस्ट्रक्शन। नाउ अभी ये यहाँ पे विभीषण क्या कह रहे हैं कि भाई रावण इसको विभीषण को विभीषण जब रावण को समझा रहे होते हैं तो रावण गुस्सा हो जाता है और विभीषण को क्रोध में आके बाहर फेंक देता है, बोलता है कि तुम जाओ यहाँ से, ठीक है, तुम्हें तुम्हारी यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये यहाँ पे ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि व्हेन अ बीइंग इज हर्लिंग टुवर्ड्स डिस्ट्रक्शन, हर्लिंग का क्या मतलब होता है कि जब आप कहीं
जा रहे हो दौड़ते, मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि जब एक एक इंसान अपने विनाश की ओर बढ़ा चला जा रहा है, ठीक है, अपने विनाश की ओर बढ़ा चला जा रहा है, एक भागते हुए जा रहा है एकदम ना, मतलब वो रुक ही नहीं रहा है, तो वो एक उस तरीके से मतलब एक सरकास्टिक वो मार रहे हैं कि जब कोई एक इंसान अपने विनाश की ओर खुद ही बढ़ता हुआ जा रहा है, खुद ही अग्रसर है, तो उसको कौन रोक सकता है। ठीक है, तो ये यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि व्हेन अ बीइंग इज हर्लिंग टुवर्ड्स डिस्ट्रक्शन, कि जब कोई अपने ही स्वयं के विनाश की ओर बढ़ रहा है और आगे की ओर चला जा रहा है, तो उसको कौन रोक सकता है, उसका तो विनाश होगा ही होगा, उसको रोकना मुश्किल ही नहीं असंभव है, क्योंकि जब आप खुद ही चाह रहे हो, खुद ही आपका खुद ही अपनी बुद्धि नहीं लगा रहे हो, खुद ही आपकी आपके जो आपका कारण है, आपके विनाश का कारण आप स्वयं हो, तो आपको कौन बचा पाएगा। आपको कोई बुद्धि दे रहा है तो आप उसकी बुद्धि नहीं ले रहे हो। तो ऐसे कहीं पे भी जहाँ पे इस तरीके का कोई भाव आता है, वहाँ पे आप हर्लिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप भी कहना चाह रहे हैं कि बढ़ रहा है, आगे की ओर जा रहा है। देन इज श्री राम्स ग्रेस अपॉन मी इज सच। हम यहाँ पे ग्रेस अपॉन, ये ग्रेस अपॉन कहाँ पे कैसे किस भाव के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसके लिए बता रहा हूँ कि ये की कृपा, ये हनुमान जी ये कह रहे हैं कि भाई श्री राम की कृपा मेरे ऊपर ऐसी है। ये सीन भरत मिलाप के समय का है, जब ये रावण, सॉरी अपना हनुमान जी अपना जड़ी बूटी लेके आ रहे होते हैं, और रास्ते में भरत से मिलाप होता है, और भरत कहते हैं कि भाई आप जाके आप, मैं एक ऐसी वाण वाण चलाऊंगा, आपको कुछ ही क्षण भर में आपको पहुंचा देगा वहाँ पे जहाँ पे आपको जाना है। तो ये कह रहे हैं कि भाई नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, श्री राम की कृपा मेरे ऊपर ऐसी है कि मैं उनका नाम लेने से ही मेरे सारे कार्य सफल हो जाते हैं। तो ऐसे इमोशंस के लिए कि भाई जिसमें आप ये कहना चाह रहे हैं कि किसी की कृपा आपके ऊपर है, किसी ने आपकी मदद करी है, या किसी ने कोई आपको मतलब कोई बहुत ही आपको एक मदद देखते हुए रखता है, आपकी आपकी देखभाल करता है, आपको उसके किसी के कारण आप सरवाइव कर रहे हैं, या कोई भी एक आपके ऊपर कुछ कोई एहसान है, कुछ ऐसी कोई चीज़ है, आप मतलब अच्छे तरीके से बोलना चाह रहे हैं, कुछ भी किसी को आप इज्जत देना चाह रहे हैं, उसके लिए भी आप एक ग्रेस अपॉन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रेस अपॉन मी, ग्रेस होता है कि उसका किसी ने का उस आपके ऊपर एक इतना अच्छा एक वो फीलिंग है, एक अच्छा आपका मदद करना चाह रहा है कि आपको कोई परेशानी नहीं आती है।